नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 7 फरवरी 2025 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज देखो 4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे टोटल। सबसे पहले द हिंदू का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। थर्मल पावर प्लांट से जो SO2 का एमिशन होता है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार कंफ्यूज्ड है, तो डिटेल से ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल फिर आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का। जिस प्रकार से देखो भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है USA से, काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है जिस प्रकार से मिस ट्रीटमेंट दी गई है, तो डिटेल से ये आर्टिकल भी डिस्कस करेंगे। फिर देखो तीसरा आर्टिकल द हिंदू का ये डिस्कस करेंगे, क्या भारत को अपना एक सोवरेन फाउंडेशनल AI मॉडल तैयार करना चाहिए, खुद का फाउंडेशनल AI मॉडल। फिर देखो भोपाल वाला एक आर्टिकल है। भोपाल में भी अब बैगिंग को क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। कुछ दिनों पहले की बात है, इंदौर में बैगिंग को क्रिमिनलाइज किया गया था, अब भोपाल में भी ऐसा कर दिया गया है। तो बैगिंग से संबंधित इशू जो है हम रिवाइज करेंगे। वैसे बैगिंग से संबंधित पहले हमने डिटेल से डिस्कस किया था, बट काइंड ऑफ ये रिवीजन ही होगा। तो चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, थर्मल पावर प्लांट्स के एमिशंस से संबंधित है। आप सिलेबस में GS पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो बिल्कुल बेसिक से इस आर्टिकल को हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। दिसंबर 2015 की बात है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने ना थर्मल पावर प्लांट से होने वाले एमिशन को रोकने के लिए ना नए रेगुलेशन अनाउंस किए थे। समझ गए? दिसंबर 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने रेगुलेशन जारी किए थे कि थर्मल पावर प्लांट्स को एमिशन कम करना है। लेकिन खास बात उस समय ये थी, दिसंबर 2015 में पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने ये बोला SO2 के एमिशन भी कम करने हैं। इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट सिर्फ थर्मल पावर प्लांट वालों को ये बोलती थी कि आपको ना पर्टिकुलेट मैटर, जैसे पर्टिकुलेट मैटर 2.5 होता है, पर्टिकुलेट मैटर 10 होता है, सिर्फ इनके एमिशन कम करने हैं। पहले ये बोला करती थी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, लेकिन दिसंबर 2015 में पहली बार बोला कि थर्मल पावर प्लांट से जो SO2 एमिट होता है ना, उसे भी कम करो। और 2 साल का वक्त दे दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा थर्मल पावर प्लांट्स को कि 2017 तक आप SO2 और पर्टिकुलेट मैटर दोनों के जो एमिशन हैं वो कम कर लो। तो उस समय बोला गया था कि डेडलाइन काफ़ी ज़्यादा टाइट है, 2 सालों में नहीं होगा। लेकिन देखो यही टाइमलाइन, यही नॉर्म्स बाकी देशों को भी दिए गए थे, जैसे चाइना, ऑस्ट्रेलिया, US, मतलब इन देशों की सरकारों ने भी अपने अपने थर्मल पावर प्लांट्स को यही नॉर्म्स फॉलो करने के लिए कहा था पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के बाद में। और देखो एक खास बात मैं आपको बताता हूं कि इंडिया में जो कोयला है ना, इंडिया के कोयले में ना सल्फर कंटेंट ऑलरेडी वैसे काफ़ी कम ही होता है, ज़्यादा नहीं होता। तो थ्योरेटिकली देखो वैसे ये अच्छी बात है। इसका मतलब ये है इंडियन थर्मल पावर प्लांट्स को SO2 एमिशन कम करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि ऑलरेडी इंडियन कोयले में सल्फर का लेवल कम होता है। बट देखो ये मुद्दा ना कहीं और शिफ्ट हो गया। एक टेक्नोलॉजी होती है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी। ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये क्या करती है, ये डीसल्फराइजेशन करती है हाई सल्फर कोल का। समझ गए? जैसे आपको एग्जांपल दूं, आप खाना बना रहे हो, ऊपर चिमनी लगी हुई है, तो चिमनी लगी हुई है, चिमनी से जो धुआं निकल रहा है ना, वहां पे आप एक ऐसा इक्विपमेंट लगा दो जिससे ना पोल्यूशन कम हो, हार्मफुल गैसेस कम एटमॉस्फेयर में रिलीज हों। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये FGD फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी, ये वही काम करती है। थर्मल पावर प्लांट से एमिशन होता है और वो एमिशन एटमॉस्फेयर में पहुंचे उससे पहले इस टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट यूज होते हैं, और वो इक्विपमेंट सल्फर निकाल देते हैं, डीसल्फराइजेशन कर देते हैं उस एमिशन का। समझ गए? FGD मतलब फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। बट आपको देखो यहां पे एक चीज मैं बताता हूं, डिबेट ये स्टार्ट हो गई कि भैया इंडिया के कोयले में ऑलरेडी सल्फर का लेवल कम है, तो इस टेक्नोलॉजी की जरूरत है या नहीं है FGD। समझ गए? ये डिबेट स्टार्ट हो गई। अब देखो अलग अलग अथॉरिटीज का जो व्यू है ना, वो अलग अलग है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी CEA, इन्होंने ना 2020-21 में एक पेपर लिखा जिसमें इन्होंने ये बोल दिया कि पूरे देश में ना एक जैसे नॉर्म्स हमें फॉलो करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि किसी राज्य के थर्मल पावर प्लांट्स में FGD टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, किसी में नहीं हो रही है, कहीं पे एमिशन ज़्यादा हो रहा है सल्फर का, कहीं पे कम हो रहा है। नहीं,
पूरे देश में जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं ना, सेम नॉर्म्स होने चाहिए। फिर देखो 2022 में ना आईआईटी दिल्ली की एक स्टडी सामने आई जिसमें यह बोला गया कि ये जो टेक्नोलॉजी है ना एफजीडी, ये बहुत महंगी है, सप्लाई चेन वीक है, इतना आसानी से इस टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स मिलते नहीं है, और इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से ना कोल का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, और कोल का कंजम्पशन ज़्यादा होने की वजह से फिर CO2 का एमिशन भी ज़्यादा होता है। ये आईआईटी दिल्ली की एक स्टडी ने बोल दिया। फिर देखो नीति आयोग का भी व्यू आया इसके ऊपर। नीति आयोग ने ना 2024 में CSIR नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट को कहा था कि आप एक स्टडी कंडक्ट कीजिए कि SO2 एमिशन को कंट्रोल करने की जरूरत है या नहीं है। तो इस रिसर्च की स्टडी में ये सामने आया कि कोयले से, थर्मल पावर प्लांट से जो एमिशन होता है ना, उसमें उस एमिशन में पर्टिकुलेट मैटर का जो एमिशन है ना वो कंट्रोल करना जरूरी है। SO2 का एमिशन कंट्रोल करना उतना जरूरी है ही नहीं। तो देखो मेन पॉइंट यहां पे राइटर ये बोलते हैं, अलग अलग रिपोर्ट सामने आई और अलग अलग बातें उन्होंने बोली। ऐसा लगा कि सरकार के अंदर ही एक मत नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब आते हैं फिर से वही बात, 2015 में SO2 एमिशन कम करने के लिए कहा था और 2 साल का टाइम दिया था 2017 तक। बट देखो 2017 तक ना कंप्लायंस नहीं हो पाया, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने ना डेडलाइन एक्सटेंड कर दी। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, अब देखो 2024 आते आते 4 बार ये जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड हो चुकी है। मतलब जो ऑर्डर 2015 में दिया गया था, 2 साल का टाइम दिया गया था 2017 तक SO2 लेवल कम करना है, अभी तक भी वो कम नहीं किया गया है। और हुआ क्या, दिसंबर 2024 में ना इस डेडलाइन को 3 और साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। ध्यान देने वाली बात यह है 20 गीगावाट के जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो तो देखो ऐसी जगह लगे हैं जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अब इनका डेडलाइन था 2024 तक एमिशन कम करना है, बट अब डेडलाइन हो गई है 3 साल बढ़ के 2027। तो सवाल पता क्या उठता है, सवाल ये उठता है जो नए नॉर्म्स आए क्या प्लांट्स ने उनको कंप्लाई किया? अभी देखो आज के समय में ना 22 गीगावाट के थर्मल पावर प्लांट्स ऐसे हैं जो देखो ये FGD इंस्टॉल कर चुके हैं। FGD टेक्नोलॉजी जिससे एमिशन कम होता है ना, तो ये इंस्टॉल कर चुके हैं 22 गीगावाट वाले थर्मल पावर प्लांट्स। और 102 गीगावाट कैपेसिटी के जो पावर प्लांट्स हैं ना वो देखो FGD इंस्टॉल करने ही वाले हैं, एडवांस स्टेज में हैं, जैसे ऑर्डर दे दिया, काम स्टार्ट हो गया है, उस लेवल में हैं। बट देखो दिक्कत ये है नई नोटिफिकेशन के बाद ना अब जो थर्मल पावर प्लांट्स है ना वो FGD यूज नहीं करेंगे। क्यों यूज नहीं करेंगे? सरकार ने 3 और साल का टाइम दे दिया। अब 3 और साल का टाइम मिल गया तो थर्मल पावर प्लांट्स वाले सोचेंगे अरे यार अब क्या ही इस टेक्नोलॉजी को यूज करें। तो आप बोलोगे सर टेक्नोलॉजी लग गई तो यूज तो करेंगे। नहीं नहीं नहीं, टेक्नोलॉजी यूज करने में भी तो खर्चा आता है ना। टेक्नोलॉजी यूज करने में खर्चा आता है, बिजली महंगी प्रोड्यूस होती है, बिजली महंगी प्रोड्यूस होती है तो थर्मल पावर प्लांट्स को बिजली बेचने में दिक्कत आती है, कंज्यूमर्स को बिजली महंगी मिलती है FGD टेक्नोलॉजी के कारण। तो बात यह है, पॉइंट आप समझ गए। सरकार ने 3 साल डेडलाइन एक्सटेंड कर दी, तो अब कम थर्मल पावर प्लांट से इस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे क्योंकि वो पैसे बचाएंगे। और सबसे बड़ी विडंबना जानते हो क्या? सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कई थर्मल पावर प्लांट्स ने ऑलरेडी कॉस्ट इंक्रीज कर दी है इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन कॉस्ट इंक्रीज करने के बाद में वो FGD टेक्नोलॉजी नहीं यूज करेंगे। एक तरफ कॉस्ट ज्यादा ले रहे हैं कंज्यूमर से, बिजली महंगी बेच रहे हैं, लेकिन FGD टेक्नोलॉजी भी यूज नहीं करेंगे। ऐसी सिचुएशन भी पैदा हो सकती है। तो सरकार को ना थोड़ा पॉलिसी को ना किसी भी पॉलिसी को कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से देखना चाहिए, टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए। सोच समझ के अलग अलग स्टेक होल्डर पे क्या फर्क पड़ेगा, कितने थर्मल पावर प्लांट इसे ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हैं, उनके लिए क्या आदेश है, बाकियों के लिए क्या आदेश है, जनता पे क्या असर पड़ेगा, सारे स्टेक होल्डर्स का जो हम एथिक्स की केस स्टडी में डिस्कस करते हैं ना, हर एक स्टेक होल्डर के बारे में सोच समझ के फैसला लेकर फिर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी अनाउंस करनी चाहिए। ऐसे रैंडमली नहीं पॉलिसी अनाउंस करनी चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो,
यूएसए से जो भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है, इस इशू से संबंधित है। आप देखो सिलेबस में जहां एक तरफ जीएस पेपर 2 आईआर से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो, और वैसे सोसाइटी से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। जीएस पेपर 1 में जिस प्रकार से भारतीय विदेश जाते हैं, विदेशों में सेट होने का जो ये ट्रेंड है कि हाँ वहाँ पे अच्छी लाइफ होगी, तो ये सोसाइटी का एक ट्रेंड है। और वैसे जीएस पेपर 3 में एम्प्लॉयमेंट से भी रिलेट किया जा सकता है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कई बार मिलता नहीं है, तो यूथ जो है ब्रोकर्स के चुंगल में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि विदेशों में जाके सेट होंगे तो वहाँ पे अच्छी कमाई होगी। कई सारे डायमेंशन से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। राइटर देखो ये बोलते हैं जिस प्रकार से भारतीयों को वापस भेजा गया है ना मिलिट्री प्लेन में, तो ये सिर्फ देखो जिन लोगों को वापस भेजा गया है उन लोगों से संबंधित इशू नहीं है। ये एक राष्ट्रीय कंसर्न का भी मामला है कि जिस प्रकार का ट्रीटमेंट उन्हें दिया गया है। सरकार कहती है, हमारे विदेश मंत्री ने राज्यसभा में बयान दिया कि हम यूएस सरकार के साथ में टच में हैं कि इस प्रकार से जिनको डिपोर्ट किया जा रहा है उनको मिसट्रीट ना किया जाए। और देखो ये जो भारतीय हैं ये यूएस में जाना चाहते थे, इतना इतना पैसा खर्च करके, किसी ने 50 लाख खर्च किया, किसी ने 1 करोड़ खर्च किया, और इलीगल ढंग से जाने का ये प्रयास कर रहे थे। डंकी रूट जिस पे शाहरुख खान की एक मूवी भी बनी है। अब देखो इन लोगों का पैसा तो गया ही गया, समाज में बेइज्जती भी हुई, लेकिन क्या ये हमारी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का फेलियर नहीं है कि हम इन लोगों को यहाँ पे रोजगार नहीं दे पा रहे, जिस वजह से ये लोग जो हैं वो दूसरे देशों में जाने का प्रयास कर रहे हैं और इतना इतना पैसा खर्च करके। इसके बाद राइटर ना भारत की विदेश नीति की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो देखो ज़्यादातर फोटो ओप्स पे डिपेंड रहती है। बड़ी बड़ी इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, फोटोज़ खिंचवाई जाती हैं, बड़े इवेंट्स पे ध्यान देती है सरकार। और प्रवासी भारतीयों को सम्मान तो बहुत दिया जाता है, लेकिन जब प्रवासी भारतीय मुसीबत में पड़ते हैं तो फिर सरकार अपने हाथ पीछे खींच लेती है। विदेशों में जो भारतीय कॉन्सुलेट्स हैं, क्या वो इतनी भी कॉन्सुलर सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकती भारतीयों को जो मुसीबत में हैं, कि वो अपनी डिग्निटी मेंटेन कर सकें? देखो यूएस कनाडा जैसे देश इंडियन डायस्पोरा को ना एक पॉलिटिकल टूल के रूप में देखते हैं। बट देखो कुछ लोग कितना भी सोच लें कि इन लोगों के साथ में ऐसा ही होना चाहिए, ये भारत को छोड़ के जा रहे थे, बेवकूफ़ थे, लेकिन देखो अल्टीमेटली लोग तो हमारे ही हैं। तो सबसे बड़ा तो सवाल यही उठता है कि हमारे लोग जान की बाजी लगाकर क्यों विदेश जा रहे हैं? भारत में बेरोजगारी, मेहनत का सही दाम नहीं मिल रहा, शायद इसी वजह से वो विदेश में जा रहे हैं। रूरल एरियाज में डिस्ट्रेस है, और ये सब चीज़ें ना मजबूर करती हैं कुछ लोगों को विदेश में जाने के लिए, वो भी इतना पैसा खर्च करके अपनी जान को जोखिम में डाल के। तो देखो ये सरकार की जिम्मेदारी है अच्छी जॉब्स प्रोवाइड करना जनता को, ना सिर्फ जॉब्स प्रोवाइड करना बल्कि ऐसी जॉब प्रोवाइड करना जिनमें इनकम भी ठीक मिले। जब देखो एक जगह से दूसरे जगह पर लोग माइग्रेट करते हैं ना, तो 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं। एक होता है पुश फैक्टर, एक होता है पुल फैक्टर। पुल फैक्टर तो ये हो गया कि वहां की लाइफ इतनी अच्छी है कि लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। इंडिया में एज सच कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वहां की लाइफ ज़्यादा ही अच्छी है, तो इसलिए लोगों को लगा यार ज़्यादा अच्छी लाइफ जिएंगे, अदरवाइज इंडिया में कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये होते हैं पुल फैक्टर। एक होता है पुश फैक्टर। पुश फैक्टर जैसे बांग्लादेश में भाग के लोग इंडिया में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनके पास में रोजगार नहीं है, लाइफ मतलब व्यवस्था ज़्यादा ही खराब है, तो उनको लगता है कि इंडिया भाग के आ जाएंगे तो शायद रोजगार मिल जाएगा। तो वैसे ही भारत से लोग यूएसए में भाग कर जा रहे हैं ना, तो राइटर को लगता है कि ये पुश फैक्टर है बजाय पुल फैक्टर के। फिर इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो भारतीयों को डिपोर्ट किया गया ना, तो इंसानियत का ध्यान नहीं रखा गया डिपोर्ट करते वक्त। अमेरिका के मिलिट्री प्लेन में भारतीयों को यहाँ पे डिपोर्ट किया गया। अमृतसर में प्लेन उतरा, उनके हाथ बंधे हुए थे और पैरों को चैन से बांधा हुआ था। तो भारत के जो कॉन्सुलेट थे ना यूएस में, उनको देखो इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि भारतीयों को जो डिपोर्ट किया जा रहा है उनकी ट्रीटमेंट थोड़ा ठीक हो। जो भारतीय डिपोर्ट किए गए हैं उनको लीगल एड प्रोवाइड करनी चाहिए थी। और देखो बहुत सारे भारतीय जिनको डिपोर्ट किया गया है ना, उनके एसेट्स हैं वहाँ पे। एसेट्स जैसे कई भारतीयों के वहाँ पे यूएसए में बैंक अकाउंट्स हैं, तो उन एसेट्स का क्या होगा इस पे भी
वहाँ पे जो इंडियन एम्बेसी है उसको ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट का रोल क्या होना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? सरकार सिर्फ देखो विदेशों में ना नए इन्वेस्टमेंट्स लाने और प्रवासी भारतीयों का सम्मान करने तक सीमित नहीं हो सकती। डिपोजिट नागरिकों की मदद के लिए एक प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए और काउंसुलर ऑफिसेज जो हैं यूएसए में और अन्य देशों में उनको मजबूत करना होगा ताकि ऐसे लोगों को पहले ही लीगल और फाइनेंशियल मदद दी जा सके। और डिपोर्टेड लोगों का डेटाबेस मेंटेन होना चाहिए ताकि उनका प्रॉपर रिहेबिलिटेशन हो सके। अभी देखो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका बहुत नुकसान हुआ है, ज़मीन बेच दी, ज़मीन बेच के वो यूएसए जाना चाहते थे लेकिन उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। तो ऐसे लोगों के रिहेबिलिटेशन के लिए भी सरकार को थोड़ी मदद करनी चाहिए। लास्ट में देखो राइटर ये बोलते हैं, भारत में देखो अगर जॉब्स और एजुकेशन का अच्छा सिस्टम होना तो फिर लोग विदेश क्यों जाएंगे अपनी जान को जोखिम में डालकर। तो इसलिए सरकार को ध्यान देना चाहिए स्किल डेवलपमेंट पे। इतने सालों से स्किल के बारे में बातें तो हो रही हैं, स्किल इंडिया मिशन भी चला, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ दिखता नहीं है कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा स्किल उस मिशन के तहत लोगों को मिल गई हो, ऐसा नहीं दिखता है। एमएसएमई सेक्टर का विकास होना जरूरी है। एमएसएमई सेक्टर देश की जीडीपी में, एक्सपोर्ट में, रोजगार में बहुत कंट्रीब्यूट करता है। और रूरल डेवलपमेंट और रूरल एम्प्लॉयमेंट जो स्कीम्स है ना उनको और ज़्यादा मजबूत करना होगा। देखो भारत को ना अपना इकोनॉमिक मॉडल इस प्रकार से डिजाइन करना होगा कि ना सिर्फ शहरों के बल्कि गांव के नागरिकों का भी उचित सम्मान हो और उनको आगे बढ़ने के उचित अवसर मिले। समझ गए? हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए कि शहरों में तो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो रहा है और गांव के लोग जो हैं वो मजबूर हैं विदेश जाने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस इशू के ऊपर? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सोशल मीडिया पे ना एक डिबेट चल रही है, बहुत से लोग बोलते हैं कि यार इनके साथ में ऐसा ही होना चाहिए और मतलब ये भारत को छोड़ के गए थे, बेवकूफ़ी इन्होंने की थी, अब चिल्लाने से क्या फ़ायदा। दूसरी तरफ कुछ लोग बोलते हैं कि ये लोग मजबूरी में गए थे और हैं तो आखिरकार भारतीय ही, तो भारत सरकार को ये इंश्योर करना चाहिए कि किसी भी भारतीय की मिस ट्रीटमेंट ना हो कहीं पर भी। आप बताइए आपकी क्या राय है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, क्या इंडिया को देखो अपना खुद का सोवरेन फाउंडेशनल एआई मॉडल बनाना चाहिए? सोवरेन एआई फाउंडेशनल मॉडल का क्या मतलब है? मतलब आप सिंपल भाषा में समझिए, एक सुपर इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम जैसे चैट जीपीटी है। आप बोलोगे सर चैट जीपीटी है तो सही, मतलब ऐसा एआई मॉडल हम क्यों तैयार करें? देखो ये तो यूएस का है ना, यूएस से आपको पता है सैंक्शंस लगा देता है, जैसे अभी चिप्स के एक्सपोर्ट पे सैंक्शंस लगाए हुए हैं। तो कल को देखो यूएस ने चैट जीपीटी पे भी सैंक्शंस लगा दिए, मतलब ये जो एआई मॉडल है ये दूसरे देश नहीं यूज कर सकते, तो फिर इंडिया क्या करेगा फिर? तो कुछ लोग ये बोलेंगे कि चाइना का जो अभी नया आया है डीप सीक मॉडल, वो तो ओपन सोर्स प्रोग्राम है, उसे तो कोई भी यूज कर सकता है, तो उसको मॉडिफाई करके हम यूज कर लेंगे। लेकिन देखो डीप सीक वाले अभी बोल रहे हैं ओपन सोर्स है तो वो चाइना की कंपनी ही ना। तो क्वेश्चन उठता है क्या इंडिया का खुद का एक ये फाउंडेशनल एआई मॉडल होना चाहिए चैट जीपीटी की तरह या फिर नहीं होना चाहिए? ओपन एआई कंपनी के जो सीईओ थे ना, अब आज भी वही हैं, सैम अल्टमैन, ये जब इंडिया में आए थे तो इनसे किसी ने पूछा था क्या इंडिया में इस प्रकार का मॉडल तैयार हो सकता है, तो उन्होंने ना पेसिमिज्म शो किया था कि इंडिया में मुश्किल है, बहुत महंगा है इस प्रकार का मॉडल बनाना। कुछ एक्सपर्ट्स बोलेंगे सर इतना महंगा थोड़ी ना है, अभी तो रिसर्च हो गई ना, मतलब डीप सीक वालों ने जो मॉडल बनाया है वो तो सिर्फ $5.6 मिलियन का है ना, मतलब इतनी लागत से वो मॉडल बन गया, इतना सस्ता बन गया है। देखो ये तो सक्सेसफुल अटेम्प्ट की कॉस्ट है। चाइना में भी ना जाने कितने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हुए होंगे इस प्रकार का मॉडल तैयार करने में, तो वो जो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स हैं उनकी कॉस्ट नहीं काउंट कर रहे हैं हम, समझ गए? और इंडिया में ना इस प्रकार के मॉडल्स का जो मार्केट है ना वो बहुत छोटा है। इंडिया की कंपनी भी जो एआई में या फिर लैंग्वेज में काम कर रही है ना, उनकी मेन मार्केट यूएसए में ही होती है। मतलब इंडिया की कंपनीज एआई में काम करती हैं या फिर लैंग्वेज में काम करती हैं, बट बेचती कहां पे है? यूएसए में। इंडिया में मार्केट कम है इनकी। और यूएस में ना अगर कोई एक पर्सन $200 तक
खर्च करता है एआई पर तो ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन इंडिया में $200 तो सैलरी मुश्किल से होती है, समझ गए। वैसे सरकार चाहती है, सरकार ने देखो इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया, इंडिया एआई मिशन, इसमें सरकार क्या कर रही है, सरकार इसमें ना जीपीयू जो है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स, जिनकी आवश्यकता होती है इस प्रकार का मॉडल बनाने में, डेटा को प्रोसेस करने में, तो जीपीयू क्लस्टर्स जो है वो सरकार स्टार्टअप्स को देगी सब्सिडाइज्ड रेट पे, कम रेट पे। बट देखो इस इंडिया एआई मिशन के लिए ना बजट बहुत कम है। मेटा जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, उनका एक मॉडल है लामा, तो उसके लिए जो बजट है ना उससे भी कम है जो भारत सरकार ने जीपीयू क्लस्टर्स के लिए इंडिया एआई मिशन में बजट एलोकेट किया है। वैसे देखो इंडिया ना एक एम्बिशियस कंट्री है और स्पेस में हमने काफ़ी सक्सेस पाई है, काफ़ी जीडीपी जो है फ्यूचर में काफ़ी बढ़ सकती है, काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो क्वेश्चन उठता है क्या प्राइड के लिए इतना पैसा खर्च करना सही है, सोवरेन फाउंडेशनल एआई मॉडल? क्योंकि देखो दिक्कत ये भी है ना, इंडिया के पास में बिल्कुल एडवांस वाली चिप्स नहीं है, इंडिया के पास में रिसोर्सेज की कमी है। डीप सीक कंपनी जिसने ये मॉडल तैयार किया है ना, उसके पास में $1.3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, वो और भी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट ले सकता था। तो क्या इतना रिस्क लेना जरूरी है? तो राइटर ये सजेस्ट करते हैं कि हमारा फोकस ना जितने रिसोर्सेज हैं उनके स्मार्ट यूज पे होना चाहिए। अगर देखो फाउंडेशनल एआई मॉडल ऑलरेडी तैयार हो गया है, जैसे डीप सीक वालों ने कर लिया है, तो उस फाउंडेशनल एआई मॉडल के बेस पे एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे भारत के स्टार्टअप्स का, भारत की कंपनीज का ज्यादा फोकस होना चाहिए, समझ गए। जैसे गूगल प्ले स्टोर बन गया है, तो गूगल प्ले स्टोर पे जो एप्लीकेशंस चल सकती हैं उन एप्लीकेशंस को बनाने पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, ये राइटर बोलना चाहते हैं। अब दोबारा का दोबारा गूगल प्ले स्टोर मत बनाइए, ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं। राइटर बोलते हैं दोबारा एआई फाउंडेशनल मॉडल तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, अब उस मॉडल की सहायता से क्या एप्लीकेशंस बन सकती हैं उन पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। स्टार्टअप्स का रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसलिए आप उन रिसोर्सेज का स्मार्टली यूज करो देश की भलाई के लिए। तो काइंड ऑफ ये छोटा सा आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एडवाइजरी फॉर बेगिंग मेनेस। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से और इवन एथिक्स से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो सबसे पहले बैगिंग से रिलेटेड जो पूरा इशू है ना, वो मैं आपको एक बार ब्रीफ में समझा देता हूं। एक फेमस कहावत है, किसी बैगर के आईज के जो एक्सप्रेशन है ना, भिखारी के आंखों के एक्सप्रेशन, वो ज्यादा पावरफुल है किसी दूसरे इंडिविजुअल के पूरी बॉडी के जेस्चर से। मतलब एक तरफ कोई दूसरा इंडिविजुअल अपनी पूरी बॉडी के जेस्चर्स का इस्तेमाल करके कन्विंस करवाने की कोशिश करता है, नहीं कन्विंस करवा पाएगा। बट बैगर की जो आईज है ना, वो इतनी पावरफुल होती हैं, वो दूसरे को मजबूर कर देती हैं हाथ रखने के लिए जेब पर और कुछ हेल्प करने के लिए, पैसा देने के लिए। ये कहावत सुन के ना आपके मन में जाहिर तौर पे दो तरह के एक्सप्रेशंस आए होंगे। पहली चीज, या तो आप उन लोगों में शामिल हो जो बिल्कुल भीख नहीं देते हैं और उनको लगता है कि भीख देना मतलब बैगिंग को प्रमोट करना। अगर आप एक को भीख दोगे इसका मतलब आप प्रमोट कर रहे हो, वो काम करेगा ही नहीं, वो फिर से बैगिंग करेगा। अगर सभी लोग भीख देना बंद कर दें तो बैगर्स अपने आप काम करना स्टार्ट कर देंगे। दूसरी तरफ एक ये भी सोच है जो बैगर्स के साथ में सिंपैथी रखती है कि बैगर्स मतलब कोई भी जानबूझ के बैगिंग नहीं करता, वो सिचुएशन से मजबूर हो जाता है। देखो सही बताऊं तो आंसर ना कहीं बीच में है। सारे बैगर्स एक जैसे नहीं होते। कोई भी बैगर ना 4 रीजंस की वजह से बैगर बनता है। सबसे पहला तो यही है कि उसका काम करने का मन ही नहीं है। मतलब उसको लगता है कि यार बैगिंग करके अच्छा खासा काम चल रहा है। आपने भी खबरें ऐसी सुनी होंगी कि बैगर्स के 1.5-2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उनका घर है और अच्छा खासा वो पैसा कमा लेते हैं, 40-50 हजार 30 हजार सिचुएशन के हिसाब से बैगिंग करके। तो एक तो ये कैटेगरी है बैगर्स की। दूसरी कैटेगरी देखो ये है डिसेबल या फिर ट्रांसजेंडर। इनको कहीं और काम मिलता ही नहीं है। ट्रांसजेंडर्स को
अगर बोलें कि भाई तुम बैगिंग क्यों करते हो, तो इनका कहना है कि हमें कोई काम पे रखता ही नहीं है, हमारी मजबूरी है कि हम ट्रैफिक लाइट पे बैगिंग करते हैं पेट भरने के लिए, क्योंकि हमें कोई काम नहीं देता है। और जो कि देखो कुछ हद तक तो सही है, मतलब हम यूं कह सकते हैं कि बहुत जोर लगाएं तो शायद उनको काम मिल भी जाए, लेकिन कुछ हद तक उनकी बात सच है। स्टिग्मा अटैच है ट्रांसजेंडर्स के साथ में, तो उनको काम आसानी से नहीं मिलता है। और बात करें डिसेबल्ड की, वो भी ये कहते हैं कि इस संसार में और खास करके इंडिया में डिसेबल होना, इसका मतलब शुरुआत से ही आपके ऊपर टैग लग जाता है कि अरे ये तो परफेक्ट पर्सन नहीं है, ये तो मतलब कमी है, इससे काम नहीं होगा। बचपन से ही हमारे साथ ये सोच अटैच हो जाती है और वो आगे जाते जाते इतनी ज्यादा इस्टेब्लिश हो जाती है सोसाइटी में कि हमें कोई काम नहीं देकर राजी। थोड़ी बहुत अवेयरनेस आने लगी है, लेकिन इनका भी कहना है कि हमें काम आसानी से नहीं मिलता है, हमें मजबूरी में बैगिंग करनी पड़ती है। अब फिर तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है बहुत ज्यादा गरीब है, बहुत ही ज्यादा, मतलब जैसे 6 सदस्यों की फैमिली है, 6 में से एक कमाने वाला है, और जो कमाने वाला है वो उतना नहीं कमाता कि 6 लोगों का पेट भर सके। तो इन 6 सदस्यों के परिवार में एक दो लोग जो लोग हैं वो फिर क्या करते हैं, वो बैगिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी और परिवार का पालन पोषण होगा। कुछ बैगर्स ऐसे भी होते हैं जो पार्ट टाइम बैगिंग करते हैं, सुबह काम किया, शाम को कोई काम नहीं मिला तो फिर बैगिंग करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। फिर चौथी कैटेगरी देखो उन बच्चों की हैं जिनको माफिया कंट्रोल करता है। मतलब हमारे देश में हर साल 40,000 जो बच्चे हैं ना वो गुम हो जाते हैं, 40,000 बच्चे, जिसमें से 10,000 तो कभी मिलते ही नहीं। फाइनली कहां जाते हैं वो बच्चे? बहुत सारे बच्चे तो देखो बैगिंग माफिया जो है उन्हें कंट्रोल करना लगता है। और आपको ना एक चीज जान के हैरानी होगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है, जो बैगिंग माफिया है ना जानबूझ के कई बच्चों को डिसेबल कर देता है, मतलब विकलांग कर देता है, ताकि उनको ज्यादा भीख मिल सके। ये भी चलता है। तो ये चौथी कैटेगरी है माफिया वाली। अब देखो हो क्या रहा है, हमारे देश में ना बैगिंग की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। मतलब 2011 के सेंसस के हिसाब से देश में 4,13,000 बैगर्स थे। 2011 का सेंसस आए तो अब कितने 12-13 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो बैगर्स की संख्या अब 10 लाख से भी ज्यादा है या फिर उससे भी ज्यादा है। अब बैगिंग को रोकने के लिए ना सरकार कई बार अजीबोगरीब चीजें करती है। जैसे देखो पहले तो एक 1959 का एक्ट हुआ करता था जिसमें बैगिंग करना एक क्रिमिनल ऑफेंस था, जिसमें 3 से 10 सालों के बीच में सजा हो सकती थी। लेकिन 1959 के इस एक्ट से बैगिंग कभी नहीं रुकी और सुप्रीम कोर्ट ने इसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया। पहले हाई कोर्ट ने किया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को अपहेल्ड किया कि हां बैगिंग करना एक क्रिमिनल ऑफेंस तो नहीं हो सकता। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी गलती है कि सरकार उन लोगों को खाना नहीं दे सकी, सरकार उन लोगों को एक अच्छी लाइफ नहीं दे सकी, ऊपर से ही मजबूरी में वो बैगिंग कर रहा है, तो ये अपराध तो नहीं हो सकता। तो कोर्ट ने इसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया। अब कई बार ऐसा होता है, जैसे G20 का समिट था, G20 के समिट से पहले अब बाइडेन वगैरह ये सारे लोग आने थे, सरकार को लगा यार हमारी बेइज्जती हो जाएगी, तो ये लुटियन दिल्ली का आसपास का इलाका जो था ना प्रगति मैदान, जहां पे G20 का समिट होना था, सबको हटा दिया, सारे बैगर्स को। अब बैगर्स भी वहां पे रखे क्या करते जब आम आदमी वहां पे नहीं जा सकता था, लेकिन सरकार ने हटा दिया। जब भी ऐसा कुछ होता है ना, कोई बड़ा डिग्निटरी आता है दूसरे देश से, तो सरकार बैगर्स को वहां से हटा देती है, रास्ते में बैगर्स नहीं दिखने चाहिए। ऐसा ही चीज हुई जब ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप हैदराबाद आई थी, तो हैदराबाद की पुलिस ने ना हैदराबाद सिटी से 6,500 बैगर्स हटा दिए, कईयों को जेल में डाल दिया, कईयों को बैगर होम में डाल दिया, लेकिन सब हटा दिए, दिखने नहीं चाहिए। लेकिन क्या ये एक समस्या का समाधान है? बिल्कुल भी नहीं है, आपको भी पता है, वो अगले दिन फिर से वापस वहीं आ जाएंगे। देखो बैगिंग की जो समस्या है ना मल्टी डायमेंशनल हो गई है। जैसे मैंने आपको बताया ये 4 कैटेगरी के बैगर्स होते हैं। अदरवाइज देखो पहले ना मनुस्मृति में या फिर अर्थशास्त्र में भी जो लोग अपना पालन पोषण खुद नहीं कर सकते, राजा को बोला गया है कि आप उनको सपोर्ट कीजिए, उनकी वेलफेयर का ध्यान रखिए।
जैसे अलग अलग धर्मों में, जैनिज्म में देखो, जैसे जो मोंक्स होते हैं वो जब ब्रह्मचर्य अपना लेते हैं तो फिर लोगों पर डिपेंड करते हैं, अपने पालन पोषण के लिए भिक्षा लेते हैं। लेकिन ना, ये एक स्पिरिचुअल डायमेंशन है। पहले ऐसा चला करता था, बहुत साधु संत जो थे वो ब्रह्मचर्य अपनाने के बाद या फिर अपना रेगुलर जीवन त्यागने के बाद, संन्यास लेने के बाद फिर घर घर जाते हैं, भिक्षा लेते हैं, अपना काम चलाते हैं। बट वो स्पिरिचुअल डायमेंशन थी। आज के समय में ना ये डायमेंशन तो बहुत कम हो गई है, स्पिरिचुअल वाली। आज के समय में बैगिंग एक सोशल इशू बन गया है और सरकार को ना इसे इसी हिसाब से हैंडल करना चाहिए। अब जब इतनी कैटेगरीज हैं बैगर्स की, कैसे पता लगेगा? मतलब जाहिर तौर पे आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ तो हुआ है, काफी बार ऐसा हुआ है कि बाद में पता लगता है कि जिसकी मदद की उसने धोखा दिया। बहुत बार ऐसा होता है। जैसे एक बार कोई मुझे मिला, क्या मेरी ट्रेन छूट गई है, आप 100 रुपये दे दीजिए प्लीज़, मतलब मेरी मम्मी मेरे साथ में है, मैं काम कर दूंगा चाहे ढाबे में, ऐसा करके उसने मुझे बोला। और मुझे सच में लग गया कि हाँ यार, नया नया मैं दिल्ली में आया था, मुझे लगा सच्ची में बेचारे के साथ दिक्कत हो गई, तो मैंने पैसे दे दिए। बाद में 3 दिन बाद आया, वो वहीं पे था एग्जैक्टली, और यही काम कर रहा था। ऐसे तो विश्वास नहीं होता। एक स्टोरी है, मैंने पहले आपको बताई थी, बाबा भारती वाली। अगर ना आप किसी के विश्वास का गलत फायदा उठाते हो ना, तो आप क्या कर रहे हो, जरूरतमंदों को जब वास्तव में मदद होगी ना, वो पर्सन मदद नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ा धोखा आप समाज को दे रहे हो जब आप किसी व्यक्ति को झूठ बोल के उससे मदद ले रहे हो। अगर वास्तव में किसी जरूरतमंद की कभी मदद होगी ना, तो उस समय वो व्यक्ति मदद नहीं करेगा। वैसा ही होता है जब बैगर्स जब हमसे कुछ मांगते हैं ना। पहली तो बात इतने बड़े स्केल पे होने लगा है कि जहां पे भी जाओ आपको बैगर्स मिलेंगे ही। किसी भी चाय की दुकान पे आप चले जाओ, राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में, वहां पे आपको बैगर्स मिलेंगे। तो आप देखो, हमेशा तो पैसे नहीं दे सकते जाहिर तौर पे। मतलब सुबह शाम 2 बार आप चाय पीते हो, डेली पीते हो, हर बार तो आप पैसा नहीं दे सकते हो। और हमेशा आप डायलेमा में रहते हो कि दूं या ना दूं। क्या वास्तव में ये माफिया वाले लोग तो नहीं है जो बच्चों को भेज रहे हैं, या फिर ये सच में इनको जरूरत है? हमेशा आपके मन में ये दुविधा चलती रहती होगी, मेरे मन में भी चलती है, आपके मन में भी चलती होगी कि मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखो, सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को सबसे पहले ना सिंडिकेट्स की पहचान करनी चाहिए। जो सिंडिकेट चला रहे हैं बैगिंग का, इन पे तो सख्त की सख्त कार्रवाई हो, ताकि बच्चे चोरी ना हो। और इस प्रकार से बच्चों का इस्तेमाल करके, उनको विकलांग करके, उनसे भीख मंगवाने का जो काम करते हैं, उनको तो फांसी की सजा होनी चाहिए। मतलब सच में बच्चों को विकलांग करना, ताकि उनसे भीख ज्यादा से ज्यादा मंगवाई जा सके। दूसरा, फिर डिसेबल और ट्रांसजेंडर्स के लिए सरकार को व्यवस्था ठीक करनी होगी। ट्रांसजेंडर के लिए कानून आया है, डिसेबल्स के लिए भी आया है, लेकिन अभी उतनी इनकी सिचुएशन ठीक नहीं हुई है। हर ट्रैफिक लाइट पे आपको ट्रांसजेंडर्स मिल जाएंगे, हर ट्रैफिक लाइट पे, जो जाहिर तौर पे भारत के लिए एक गलत इमेज प्रेजेंट करते हैं, जो भी बाहर से आता है कि यार इतना ज्यादा, मतलब इंडिया में गरीबी है, बैगिंग है। और बहुत बार तो ट्रांसजेंडर्स ऐसे होते हैं कि आप उनको नहीं दोगे तो वो बद्दुआएं भी देते हैं, जो कि काइंड ऑफ एक ब्लैकमेलिंग है। फिर ये कैटेगरी है, ये जो कैटेगरी है, सब कुछ सही है, काम नहीं करना चाहते। करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास में ना, पहले वहां पे एक मेरी लाइब्रेरी थी। सुबह सुबह पूरा परिवार द्वारका से आता मेट्रो लेके, और ना करोल बाग के आसपास ना होटल्स काफी ज्यादा हैं, फॉरनर हैं, फॉरनर से भीख मिल जाती है। एक तो उन्होंने गरीबी देखी नहीं होती इतनी ज्यादा, दूसरा उनके लिए वैल्यू कम है। मतलब वो $1 देंगे, उनके लिए $1 की वैल्यू ज्यादा नहीं होगी, लेकिन यहां पे 80 रुपए की वैल्यू ज्यादा है। तो इस वजह से होटल वाले एरिया में पूरा परिवार 10-12 महिलाओं का आता, मेट्रो लेके सुबह आता, पूरा दिन भीख मांगता और शाम को मेट्रो से ही वापस लौट जाता। उनके लिए ये एक व्यापार बन गया है, उनको ये आसान लगता है बैगिंग करना, जबकि सारी महिलाएं ठीक ठाक कंडीशन में वो काम भी कर सकती हैं। तो ऐसे लोगों को भीख देना तो मतलब काइंड ऑफ आप प्रमोट कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। फिर तो आप एक को दोगे, बाकी को भी मोटिवेशन मिलता है कि यार ये काम तो सही है, काम नहीं करना पड़ेगा। और सबसे लास्ट में कैटेगरी है जो मजबूरी से करते हैं, गरीबी इतनी ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उनके लिए तो सरकार को देखो कुछ रिहेबिलिटेशन वाले प्रोग्राम चलाने चाहिए। कई राज्यों की सरकारों ने चलाए भी हैं, जैसे राजस्थान ने। इनको स्किल्स देके इनको रिहेबिलिटेट किया जाए ताकि इनकी अच्छी जॉब लग सके और ये इनफ कमा सकें। तो जितनी भी कैटेगरीज हमने डिस्कस की ना, 4 तरह के बैगर्स होते हैं। हर
कैटेगरी के लिए सरकार को अलग टाइप की पॉलिसीज चलानी चाहिए ताकि इस बैगिंग की समस्या को कंट्रोल किया जा सके। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसी भी केस स्टडी है, मैं रिसर्च कर रहा था इस टॉपिक पे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा ना वैसा वाला भी है, मतलब डेली हम देखते हैं तो इमोशंस वाला भी है। तो ना कई बार तो ऐसा मुझे केस स्टडी में पता लगा, जब आप ट्रैफिक लाइट पे किसी महिला को देखते हो ना बच्चा लिए, कोई जरूरी नहीं वो उसी महिला का बच्चा है, ऐसा भी हो सकता है कि वो बच्चा जो है वो रेंट पे लाया गया है ताकि महिला को ज्यादा भीख मिल सके। ऐसे भी केसेस होते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चा हमेशा सोता मिलता है, जानबूझ के उसे एनेस्थीसिया दिया जाता है या फिर कुछ ऐसी चीज दी जाती है कि वो सो जाए, बस तंग ना करे, क्योंकि अगर वो ज्यादा बोलेगा तो डिस्टर्बेंस होगी भीख मांगने में। ऐसी भी केस स्टडीज हैं। लेकिन देखो, सच में ऐसे भी लोग हैं जिनको वास्तव में जरूरत होती है और वो मजबूरी में अपनी डिग्निटी को इग्नोर करके मजबूरी में भीख मांगते हैं। तो हर टाइप के केस हैं। तो आज जो हमने डिस्कशन की उससे हमारा वो डायलेमा नहीं दूर होने वाला है। हमको कभी भी पता नहीं लगेगा कि कौन सा जेन्युइन केस है जिनकी हम मदद कर सकें और कौन सा जेन्युइन केस नहीं है, मतलब किसी को भीख नहीं देनी चाहिए, ये हमें कभी नहीं पता लगेगा। तो डायलेमा वैसे का वैसा ही रहेगा। अब देखो, आपने ना पूरा इशू तो समझ लिया बैगिंग से संबंधित, लेकिन ना जाते जाते एनएचआरसी ने जो 8 की एरियाज ऑफ एक्शन बताए हैं ना बैगिंग को एड्रेस करने के लिए, वो भी जान लीजिए, आंसर्स में लिखने के काम आएंगे। सबसे पहला उन्होंने बोला है आइडेंटिफाइंग एंड सपोर्टिंग इंडिविजुअल एंगेज्ड इन बैगिंग, मतलब एक सर्वे कंडक्ट किया जाए और वो लोग जो भीख मांगते हैं, बैगिंग करते हैं, उनका एक नेशनल डेटाबेस तैयार होना चाहिए जिसमें उनकी सारी डिटेल्स हों, फिजिकल डिटेल्स, मेंटल डिटेल्स, सोशल बैकग्राउंड सब, और इस डेटाबेस को ना टाइम टू टाइम अपडेट किया जाए। फिर दूसरा है रिहेबिलिटेशन, मतलब जो लोग भीख मांगते हैं ना उनको शेल्टर होम प्रोवाइड किया जाए जिसमें कुछ एसेंशियल सर्विसेज हों, फॉर एग्जाम्पल खाना, कपड़े, हेल्थ केयर। ऐसे लोगों की जो शेल्टर होम्स में पनाह लेते हैं उनको हेल्प किया जाए, वो आइडेंटिटी कार्ड हासिल कर सकें, राशन कार्ड हासिल कर सकें, उनका बैंक अकाउंट खुलवाया जाए, उनको मेंटल हेल्थ की काउंसलिंग दी जाए। और कुछ बैगर्स जो एडिक्टेड होते हैं, नशा वगैरह करते हैं, डी एडिक्शन में उनकी हेल्प की जाए। इसके अलावा ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी टू प्रोटेक्ट दोज हु बैग, जो भीख मांगते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक नेशनल पॉलिसी ड्राफ्ट की जाए जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस, जॉब ट्रेनिंग और कैसे उनको सोसाइटी में री इंटीग्रेट किया जा सकता है, इन सब चीज़ों को एड्रेस किया जाए। फिर है कोलैबोरेशन, जो एनजीओज या फिर सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस है ना उनके साथ मिलकर काम किया जाए। और बहुत सारे जो एनजीओज हैं ना वो हेल्प करते हैं बेगर्स की, उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के वो जॉइंटली कोई बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकें। ऐसे केस स्टडीज़ भी मिलती हैं, ऐसे एग्जांपल्स भी मिलते हैं। जैसे एक डीएम ने देखा कि कुछ जो डिफरेंटली एबल पर्सनस हैं ट्रैफिक लाइट पे भीख मांग रहे हैं, तो उनको इकट्ठा करके एक कैफ़े खुलवा दिया। समझ गए? अब नेक्स्ट है एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज। रिहेबिलिटेशन के बाद में वो लोग अपने आप को सपोर्ट कर सकें, इसके लिए उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए। जैसे बैंकों को एंकरेज किया जाए कि ऐसे लोगों को थोड़ा लोन दे दो ताकि वो बिजनेस स्टार्ट कर सकें जिन्होंने सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट की है। फिर देखो, जनता को भी जागरूक किया जाए कि इतने सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स जो हैं वो एप्लीकेबल हैं, अवेलेबल हैं बेगर्स के लिए। तो आप डायरेक्टली इनको पैसा देने के बजाय ना उन एनजीओज को दे दो, वेलफेयर फंड को दे दो जो बेगर्स के लिए काम करते हैं, डायरेक्टली पैसा मत दो। इसके अलावा वो बच्चे जो बैगिंग में इन्वॉल्व हैं उनको गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट स्कूल्स में दाखिला दिलवाया जाए और ये इंश्योर किया जाए कि इनकी फीस ना लगे और फ्री में वो एजुकेशन हासिल करें। सबसे लास्ट में स्किल डेवलपमेंट, शेल्टर होम्स में जो लोग रह रहे हैं उनको स्किल दी जाए उनकी एबिलिटीज़ और इंटरेस्ट के आधार पे। इसके लिए जो गवर्नमेंट अप्रूव ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनके साथ में टाई अप किया जा सकता है। तो ये 8 पॉइंट्स थे देखो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, तो इनको आप यूज कर सकते हो आंसर्स में। क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो ये थर्मल पावर प्लांट के एमिशन से संबंधित और दूसरा ये सोवरेन एआई मॉडल वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। मिलते हैं कल फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।